बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशियल कमीशन की तश्कील के मामले पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी जमातों की जुडिशियल कमीशन में नामजदगी कर दी। जुडिशियल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब नामजद हुए। खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद, सेनेट से फारूक एच नाइक और सेनेटर शिबली फराज को नामजद किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत तबाही के रास्ते पर चल रही है। 26वीं आईनी तरमीम के पहले तजर्बे से मायूसी के बाद अब यह दूसरा तजर्बा करने जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की निजी टीवी में प्रोग्राम में गुफ्तगू। PTI से मिलकर एहतजाज करने की बात कब्ल वक्त है। PTI की जानिब से मौलाना को गद्दार नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के बाद यह कह सकते हैं कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले पर कशमकश का शिकार है। मुल्क भर में एहतजाज का फैसला मनसूख कर दिया गया और इसमें 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख कर दिया गया। गिरफ्तारियां और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और जलसे की जगह सवाबी के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरना 3 रोज तक जारी रखा जाएगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। हर रोज मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब भी करेंगे। दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारे IMF ने मिनी बजट का मुतालबा कर दिया है। FBR के जराये के मुताबिक IMF ने टैक्स अहदाफ में नाकामी पर शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा किया है। जराये का कहना है कि वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। FBR जराये ने बताया कि टैक्स शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ, जो पार्टी के साथ हो रहा है, वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 9 मई के हवाले से 6 इजला में मुकदमा दर्ज हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं एक वक्त में 6 इजला में मौजूद हूं। दूसरा, उनकी जानिब से कहा गया कि बुशा बीबी की रिहाई में मेरा कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ मैं बताऊंगा या फिर कोई और बताएगा। उनकी जानिब से यह कहा गया कि ये एहतजाज मनसूख नहीं किया गया है, मकाम तब्दील किया गया है। इन तमाम तफसीलात पे बात करेंगे। एनालिस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं रजा सैयद साहब। बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने कीमती वक्त दिया। और नासिर असीम हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रजा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं जुडिशियल कमीशन की तश्कील के मामले पर बड़ी पेशरफ सामने आई है, जिसमें नामजदगियां जो हैं वो भी कर दी गई हैं, किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जुडिशियल कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो रिकंस्टिट्यूट हुआ है आइन और इसके अंदर जो तरीक़ाकार में एक तब्दीली वज़ा की गई है आला अदलिया के जजेस के इंतखाब के हवाले से, चीफ जस्टिस के इंतखाब के हवाले से और फिर उसी से जुड़े दीगर उमूर जिसमें बेंचेस वगैरह की जो फॉर्मेशन है, ये बहुत अहम कलीदी और ऐसे मामला हैं जिन पर पहली मरतबा अमल दरामद होने जा रहा है इस तरमीम के नाफिजुल अमल होने के बाद। ये बात हम सबके इल्म में है कि इस तरमीम को लाने के लिए पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी। उनमें अपोजिशन की तरफ से, यानी अपोजिशन से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वाज़ेह मुखालफत थी, जबकि दीगर जमातों के दरमियान ही एक कंफ्यूजन या जिसे कहना चाहिए शशोपंच की सूरत हाल थी। और ये तासुर आम था मीडिया पर, हमारा जैसे लोग मिलकर इस बात का तजिया कर रहे थे कि बज़ाहिर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस मामले को लेकर क्लैरिटी की कमी का शिकार है। अगर क्लैरिटी नजर आ रही थी तो बहुत ही कलीदी, यानी जिसे कहते हैं चुनीदा सियासी रहनुमा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिनको क्लैरिटी नजर आती थी, जिनके कौलो अमल में क्लैरिटी थी, यानी उनको वो वाज़े तौर पर तरमीम के हामी थे और जाहिर है वो जिस तरह से तरमीम के लिए लॉबिंग कर रहे थे और जिस तरह से वो तरमीम के लिए अपनी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कर रहे थे, उससे ये बात कम अज कम वाज़ेह थी कि बिलावल साहब को एग्जैक्टली पता है कि ये तरमीम क्या है, इसके क्या मुहर्रिकात हैं और क्या मकासद हैं जिनको हासिल करने के लिए
ये तरमीम इस वक्त की जा रही है। इसी तरह दूसरी जो एक क्लैरिटी वाली सूरत हाल थी वो गालिबन मौलाना फजल रहमान की शख्सियत में नजर आ रही थी कि वो एक बड़ा बज़ाहिर उनका पार्लियामान में हजम जो है छोटा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी बड़ी नहीं है, नंबर्स कम है उनके पास। इस वक्त पार्लियामानी जो अक्सरियत है उसमें उनका नंबर बहुत छोटा सा है, लेकिन सियासी कद और वजन उनका बहुत भरपूर नजर आया कि जब वो खासतौर पर इस तरमीम के हवाले से यानी जिसे कहते हैं नुमाया तरीन एक आवाज बनकर सामने आ गए, और एक ऐसी आवाज बन के सामने आए जिसमें उन्होंने तर्जुमानी की बज़ाहिर पाकिस्तान के उस तबके की या पार्लियामेंटेरियंस के उस तबके की कि जो इस तरमीम के ऊपर कुछ स्केप्टिसिज्म का जिनको सामना था और जो इसके ऊपर कुछ अबहम और शुबात रखते थे, ऐसे अबहम और ऐसे शुबात के जिनका बराह रास्त ताल्लुक अदलिया की आजादी से और पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े हुए थे। और जो बयानात जारी हुए और जिस किस्म की पॉस्चरिंग हुई मौलाना की तरफ से और उनकी जमात की तरफ से, उनके नुमाइंदे साहब की तरफ से, तो उससे वाज़ेह तौर पर ये तासुर जाता था सुनने वालों को, तज़किया करने वालों को कि जनाब ये वो धड़ा है, ये वो सियासी धड़ा है कि जो इस तरमीम के बारे में एक स्केप्टिकल रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, ये वो रोल था। दिलचस्प तरीन बात और शायद थोड़ी सी मायूसकुन बात मुझे ये लगी कि ये वो किरदार है कि जो तहरीक इंसाफ को अदा करना चाहिए था। यानी मौलाना फजल रहमान की सियासत से या उनके पार्लिमानी किरदार से किसी किस्म का कोई निराफ या कोई एतराज में नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हकीकी अपोजिशन है इस वक्त पार्लियामान के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे आपने उसको सुन्नी तहरीक बनाया हुआ हो या जो भी बनाया हुआ हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बनाया हो, तो लेकिन असिल जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी अपोजिशन की, वो पीटीआई के पास थी। बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब साहब या दीगर जो अकाबरीन के इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं, उनकी तरफ से मुझे मेरी जाती राय है कि उनको लीड करना चाहिए था उस ओपिनियन को जो एक ऑपोजिशन की पॉपुलर ओपिनियन होती, लेकिन उस अपोजिशन की ओपिनियन को लीड करते हुए मौलाना फजल रहमान नजर आए, जो एक बड़ी दिलचस्प अजीब बात है। मेरा ख्याल है कुछ और गुजर जाएगा तो उसके बाद शायद और खुलकर इस मौजूद पर बात हो सकेगी, लेकिन मैं मौलाना फजल रहमान के लिए 5 साल पहले भी जब वो एक मरतबा इस्लामाबाद लेकर आए थे, अपना लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, तो उस वक्त मैंने इज्तिमा अपने तौर पर इस्तेमाल किया था और वो ये किया था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। यानी वो आउटसोर्स कर रहे हैं बड़े सियासी लीडर और बड़ी सियासी जमातें जो हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो थे वो बेनिफिशियरी मुमकिन तौर पर थे उस लॉन्ग मार्च के जो उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान निकाला था। तो उस वक्त मेरे अल्फाज ये थे ऑन द रिकॉर्ड जो मैंने कहा था कि मौलाना इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पे नजर आ रहे हैं कि जो खुद पार्लियामेंट से बाहर हैं, लेकिन पार्लियामानी कुव्वतों के बिहाफ पर इस वक्त वो पॉलिटिक्स को लीड कर रहे हैं ग्राउंड में। और इस वक्त भी मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंट का रोल प्ले किया है, वो क्या वो पार्लियामान का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का रोल प्ले किया और उन्होंने डिसफ्रेंचाइज हुई अपोजिशन को रिप्रेजेंट किया। तो पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख और सियासी तारीख में आने वाले दिनों में शायद इस मौजूद से और सनवान से ज्यादा खुल के तहकीक भी होगी और गुफ्तगू भी होगी। मेरा ख्याल है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। अच्छा रजा साहब, एक चीज इसमें और के 2 नाम जो हैं बिलखुसूस उमर अयूब साहब और सेनेटर शिबली फराज साहब, इन 2 नामों को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें नामजद इनको किया गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त एक डिलेमा है ना, उनका डिलेमा ये है, जाहिर है इस वक्त वो पिछले 2 साल से तकरीबन यानी रियासती एतबार से मुश्किलात का शिकार हैं और उनके जो अरकान हैं उनकी जो लॉयल्टीज हैं या दूसरे अल्फाज में उनका जो यानी उनका अपनी सियासी जमात और अपने कायद के साथ अलाइन रहने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मुसलसल खतरे और खदशात में गिरा हुआ नजर आता है। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ रहा है वो इस तरह से रहा है कि जी हमारे लीडर्स के ऊपर प्रेशर होता है और वो रियासती प्रेशर होता है जिसके तहत उनको बाज़ मरतबा ज़ैन कुरैशी साहब का ताज़ातरीन मामला यानी हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या उनके साथ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका कहना ये है कि जी ज़ैन कुरैशी साहब जो थे वो भी
शदीद तरीन रियासती दबाव का शिकार थे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के पास गो के अरकान की तादाद तो अच्छी खासी है पार्लियामान में, लेकिन उनको मजबूत लोगों की कमी है, यानी ऐसे लोगों की कमी है उनके पास कि जिनको नॉमिनेट करके वो बेफिक्र हो जाएं कि ये पार्टी रज़ा साहब जानना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल स्टांस मौजूदा और जो इस वक्त एक बयानिया जो है उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, उमर अयूब साहब और सेनेटर शिबली फराज साहब उसमें फुलफिल करते हैं या फिर डिफरेंट सिनेरियो है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आईनी तरमीम तो हो गई ना, पार्लियामान का वो हिस्सा है, आइन में तरमीम हो गई है। तो अब अगर बेशक वो सियासी तौर पर उस तरमीम के हामी नहीं हो, लेकिन क्योंकि तरमीम हो गई है तो इसलिए अब उस तरमीम के जो मामलात हैं, उसके जो लीगल मामलात हैं और उसके जो पार्लियामेंट्री मामलात हैं, उससे तो वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कमेटी का हिस्सा बनना एक खुशाइन बात है। एक जमहूरियत को और पार्लियामानी जमहूरियत को मजबूत करने का अमल है ये। और इसमें यानी अगर वो एजुटेशन का रास्ता इख्तियार करते हैं और वो कहते हैं हम इस कमेटी को मानते ही नहीं क्योंकि एक ऐसी तरमीम के तहत बनी है कि जिससे हम राजी नहीं है, तो फिर ये एक बुरानी सूरत-ए-हाल होती है और उसके अंदर यानी जो डेडलॉक हो जाता है इसके। तो उनका इसमें शामिल होना और ऐसे काबिल एतबार अरकान के जरिए शामिल होना कि जो सस्टेन कर सकें पॉसिबली किसी रियासती प्रेशर को किसी नाजुक फैसले के बाद, तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट ऑप्शन था पीटीआई का। ये दो नाम। ठीक। नासिर अजीम साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसमें जो नामजदगियां हुई और दूसरा इसमें बिलखुसूस उमर अयूब साहब और सेनेटर शिबली फराज साहब के नाम, इन दो नामों को किस तरह से देखते हैं? पैनल को भी सलाम। जो नामजदगी की बात करते हैं कि वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया जो। नासिर साहब की आवाज क्लियरली नहीं सुन पा रहे। अब आ रही है आपको? डिस्टॉर्शन आ रही है नासिर साहब आपकी साइड से। कौन ठीक कर रही है पता नहीं क्या है लाइन में इशू। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शिबली फराज साहब जो आप बात कर रहे हैं उमर अयूब साहब, मामला ऐसा है कि नासिर साहब को दोबारा जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रज़ा साहब, इसमें जानने की कोशिश ये करना चाह रहा हूं कि सेनेटर आजम सवाती साहब का नाम इसमें क्यों नहीं सामने आया? जिस तरह से ये देखा कि जैन कुरैशी साहब वाला मामला या दीगर सेनेटर जो हैं उनको उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि रियासत जो है वो हिरासत कर रही है हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, और एक उसमें सेनेटर ऐसे थे कि उनकी जानिब से कहा गया कि सेनेटर शिबली फराज साहब ने मुझसे लोकेशन मांगी, जब उनके साथ लोकेशन शेयर की गई तो उसके कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स बाद मुझे उठा लिया गया। अच्छा, क्या मैं आप इसमें सवाल क्या है आपका कि सेनेटर शिबली फराज साहब जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें रिप्रेजेंटेटिव उनके बयानिए के मुताबिक करते हैं या फिर उन पे भी कोई शक व शुबहात हैं जो कल को जो है वो उठाए जा सकते हैं? हाँ, देखें, शक व शुबहात जो होते हैं ना, शक व शुबहात ये ऐसी चीज है कि इसमें कहीं पर भी शक का मतलब ही ये होता है कि कभी भी किसी को किसी पे भी हो सकता है। तो नहीं, शक का कोई फॉर्मूला नहीं है, शक का कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं होती कि ये एक पानी का गिलास है तो ये हाथ में है तो है, नहीं है तो नहीं है। शक जो है ना वो कभी भी किसी को किसी पे भी हो सकता है। शिबली फराज साहब के बारे में ये जो बयान आपने कोट किया कि कोई लोकेशन शेयर हुई, तो देखिए लोकेशन शेयर होने के मामले को मैं टेक्निकली इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर मैं और आप अगर आपस में एक दूसरे से लोकेशन शेयर करते हैं तो और अगर हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ मेरे और आपके दरमियान ही रहेगा, तो टेक्निकली ये खामख्याली वाली बात है, क्योंकि मेरे और आपके दरमियान जो है ना व्हाट्सएप भी है, मेरे आपके दरमियान टेलीकम्युनिकेशन का निजाम भी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है, वाईफाई राउटर भी है, और किसी भी सतह के ऊपर इवन डिवाइस लेवल पे किसी भी सतह पे उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हो सकता है कि आपके एंड पे या मेरे एंड पे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, और उस सूरत में कोई थर्ड पार्टी जो इंटरेस्टेड हो वो लोकेशन हासिल कर सकती है लोकेशन को। हाँ, लेकिन होगा क्या कि शख्सी तौर पे मुझे आप पे शक होगा और आपको मेरे पर शक होगा, शख्सी तौर पे।
ठीक। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बारीकियों से वाकिफ होंगे तो फिर हम शक के दायरे को जरा वसी कर लेंगे, और हम पहला शक जो है वो टेक्नोलॉजी की लीकेज के ऊपर करेंगे। इंसान के लेवल पे शक जो है वो मेरा ख्याल है उसको आखिर में रखना चाहिए। जी नासिर अजीम साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या नुक्ता नजर होगा आपका? नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं? नासिर अजीम साहब से राब्ता जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा। रजा साहब, दूसरा इसमें जो है आप देख रहे हैं कि सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब जो हैं उनकी जानिब से एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू की गई, निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो तबाही के रास्ते पर चल रही है। 26वीं आईनी तरमीम के पहले तजुर्बे से मायूसी के बाद अब दूसरा तजुर्बा करने जा रहे हैं और वो भी अच्छा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से कामरान मुर्तजा साहब और उनके कायद मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो किरदार इस वक्त उनके पास है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद लिया हुआ है या उनको किसी ने दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो सियासी किरदार उनके पास है 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, वाज़े तौर पर वो अपोजिशन का किरदार है, लीड कर रहे हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के मामले में अपोजिशन के नुक्ता नजर को या अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के सियासी बयानात जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े रेलेवेंट हैं। कामरान मुर्तजा साहब ने अपनी क़यादत के साथ मिलकर 26वीं तरमीम के ऊपर मुतहर्रिक सियासत की है और उनका बड़ा लीगल इनपुट भी है। साहब एक माहिर कानून भी हैं कामरान मुर्तजा साहब, यानी JUI में शमूलियत तो उनकी बाद में हुई है, लेकिन वो एक बैरिस्टर और कानूनदान तो वो तवील अरसे से, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ उसको, और उनको राइट है कि वो इसके ऊपर कमेंट करें। जहां तक हुकूमत की तवक्कुआत का ताल्लुक है तो यकीनन हुकूमत के जो अहबाब हैं, यानी हमारे वो दोस्त जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनमें कंफ्यूजन पाया जाता है और वो कंफ्यूज हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम लोग हाइप इतनी क्रिएट कर लेते हैं किसी भी मामले की, शख्सियात के बारे में राय कायम करके हम अपने ही जहन के अंदर बहुत आगे निकल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस ये आदमी आएगा ना तो उसके बाद सूरज का रंग जो है वो हरा हो जाएगा या धूप जो है वो नीले रंग की हो जाएगी। उसके बाद जिस दिन ये सीट पे आ गया या जिस दिन ये सीट से उतर गया उस दिन सूरज चमकना बंद कर देगा। हम लोग इस तरह की सोच, पाकिस्तानी आवाम को हमने इतना ज्यादा वो कर दिया है, सेंसिटाइज कर दिया है, ओवर सेंसिटाइज कर दिया है। तो अब तवक्कुआत का मामला ये है ना कि भाई फलां साहब अब चीफ नहीं है, उनकी जगह फलां साहब आ गए, तो फलां साहब ने आने के बाद जो इक़दामात किए उन इक़दामात को आप और हम माइक्रोस्कोप में रख के देख रहे हैं। ठीक है, हम और आप नए बॉस के आने के बाद हमने माइक्रोस्कोप लगा ली हर तरफ और टेलीस्कोप लगा दी हर तरफ, और हम एक एक इक़दाम जो है ना उनका उसको हम वॉच कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार को उन्होंने क्या हिदायत जारी की, चीफ ऑफ सिक्योरिटी को उन्होंने बरतरफ कर दिया, ठीक है जनाब, फलानी कमेटी को रिकंस्टिट्यूट कर दिया, फला जजेस के साथ मुलाकात कर ली। भाई क्या हो रहा है ये? मतलब इतना ज्यादा स्क्रूटनी, इतनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी अगर आप करेंगे तो उसके नतीजे में अवाम को हिजान में ही मुब्तला करेंगे आप, और कुछ भी नहीं होगा। हमारी और आपकी स्क्रूट, याद रखने की बात यह है कि हमारी और आपकी मीडिया की या अवाम की स्क्रूटनी से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किन लोगों को कि जो सीटों पर बैठे हुए हैं या सीटों से अब जा चुके हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ उनको अपनी गैर जरूरी टेंशन या गैर जरूरी इंटरेस्ट लेकर हम मुतनाज़ा बना रहे हैं। एक्चुअली हम मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुकूमत के जो बाज दोस्त हैं हमारे जो थोड़ा सा डिप्रेस नजर आते हैं, वो इसलिए नजर आते हैं कि उनको शायद लगता होगा कि 26वीं तरमीम के बाद धूप का रंग जो है वो नीला हो जाएगा और उनकी तवक्को नहीं हुआ, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अच्छा भाई तो कोई 27वीं, कोई 28वीं, कोई 29वीं, कोई 30वीं तरमीम ले आते हैं जिससे सूरज का रंग नीला हो जाए। तो सूरज का रंग तो नीला नहीं होगा। जी नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर साहब, किस तरह से देखते हैं जुडिशियल कमीशन के लिए ये जो नामजदगियां हुई हैं और इसमें उमर अयूब साहब और सेनेटर शिबली फराज साहब का नाम? भट्टी साहब, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा
कि जो नामजदगियां भी हुई, एक तो देखिए 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है, फिर उस पर अब जो मामला हो रहे हैं, ये सारा प्रोसेस उसी 26वीं आईनी तरमीम में जो मामला जिक्र दर्ज है उसके मुताबिक इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। अब जितनी भी नामजदगियां हैं, खास तौर पे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान का नाम लिया, शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, इनके हवाले से आप बात करते हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये 2 लोग नाम ये लिए गए, इस वक्त अगर न्यूट्रल देखे जाएं या बैलेंस देखे जाएं तो ये 2 से 3 नाम चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी इस तरह की नामजदगी होने के बाद। जो एक मीटिंग तय पाती है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस की तरह बैठकर बात करना और टेबल टॉक पे सुलझाना किसी भी बात को। अगर बकिया आप देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो अभी भी सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात कर रहे थे। तो ये जो नामजदगियां हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ठीक है, क्योंकि यही लोग टेबल टॉक कर सकते हैं। माहौल दोस्त ये दोनों लोग जो हैं, ये माहौल दोस्त किरदार अदा कर सकते हैं फ्यूचर में। ऐसा ही है, उसकी वजह ये है कि तो ये सीजन पॉलिटिशियन है, क्योंकि जो नए लोग आए हैं वो वकला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान बने हैं, उनका तजर्बा कम है। शिबली फराज साहब काफी अरसे से सेनेटर हैं, इसके बाद उमर अयूब साहब का एक सियासी बैकग्राउंड है। तो ये जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें यही 2 लोग किरदार अदा कर सकते थे अपोजिशन साइड से, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अपर फोरम हो या लोअर जो पार्लियामेंट है, तो यही किरदार अदा बेहतर कर सकते हैं और उनके मतलब का भी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट साइड है। तो मैं समझता हूँ ये जो सारा मामला हुए हैं अपोजिशन साइड से, जो 2 लोग आगे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी किसी न किसी जानिब बेहतरी की जानिब ले जा सकेंगे, क्योंकि एग्रेशन करके 9 मई का भी देख लिया, आगे भी जितने मामला कर लिए, गंडापुर साहब के हवाले भी 3 बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई करवा ली, फायदा किसी चीज का कोई भी नहीं हुआ। तो ये जिस तरह मामला चल रहे हैं, अब ये भी कहा जा रहा था आईनी तरमीम नहीं होने देंगे, आईनी तरमीम को रोक लेंगे, इसकी भी कोई खातिर का स्ट्रेटजी सामने नजर नहीं आई। और देखें, अगर बिलफर्ज ये आज से बहुत अर्सा पहले इस चीज को तय कर लेते कि हमें एक रिजर्व पॉलिटिकल पार्टी रखनी है, रिजर्व पॉलिटिकल पार्टी में हमें फरिश्तें पहले से देनी है, उस इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ना है, इनकी रिजर्व सीट्स वहां पे मौके पे मौजूद होती है, तो कि ये जो अभी आईनी तरमीम हुई है इसमें काफी सारी रुकावट पैदा होती है, लेकिन वो सारा कुछ नहीं हो सका। फिर ये मौलाना साहब के पीछे जाते रहे, मौलाना साहब की रिक्वेस्ट करते रहे, वो भी सिचुएशन आपने देख ली कि वो कैसे वो उन्होंने भी डिवाइड करके मामला को चलाया। अच्छा नासिर साहब, अभी इसी हवाले से जो है मौलाना साहब के ही पार्टी के सेनेटर जो हैं, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने एक निजी चैनल पे टीवी प्रोग्राम में कहा है कि हुकूमत तबाही के रास्ते पर चल रही है। 26वीं आईनी तरमीम के पहले तजर्बे से मायूसी के बाद अब दूसरा तजर्बा करने जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का अपने इंटरव्यू का हवाला दिया, तकरीबन 3 से 4 रोज पहले का इंटरव्यू बनता है जो मैंने देखा है कि निजी चैनल पर ना, तो वो बात ये कह रहे थे, पहले सवाल हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम में ऐसी क्या चीज रह गई है जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है। तो उनका तजर्बा दुरुस्त है कि जब 26वीं आईनी तरमीम में हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज या कुछ गलतियां ऐसी हैं जो सुधारना चाह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम में, उसकी वजह है तो ये भी खास तौर कह रहे थे कि क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो प्रैक्टिस ही नहीं हो सकी, अभी उसको पूरा प्रैक्टिस नहीं किया गया, तो 27वीं कैसे आ सकती है। और दूसरी बात ये कि वो ये भी कहना, उन्होंने ये भी कहा, उनका तजिया दुरुस्त है और उनकी राय भी दुरुस्त है, वो ये कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम में जल्दी जल्दी मतलब की कुछ चीजें कर ली गई हैं और जो बकिया रह गई हैं हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती हो कि 27वीं आईनी तरमीम में उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उस पूरे पैकेज को इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उस वक्त जल्दी जल्दी में जो कुछ हो सकता था मैंने, क्योंकि धरने भी थे और उसके अलावा कॉन्फ्रेंस भी, एक बहुत से ममालिक के सरदान यहाँ आए, तो बहुत सारी बिजी शेड्यूल था गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन अब जो है ना, 27वीं आईनी तरमीम में या अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाह रहे होंगे, नहीं तो फिर जो चीजें रह गई हैं उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि अब आप देखें सियासतदानों ने कितना जबरदस्त
अपने हक में एक अपने मफाद में एक ऐसा कानून पास करवाया कि वो पार्लियामान बैठकर 3 सीनियर जजेस में से वो एक को सिलेक्ट करेंगे। तो ये उन्होंने अपने मफाद के लिए इन्होंने पास करवाया और देखें हर चीज अपने कंट्रोल में ले ली। और जो कहा जाता था कि पार्लियामान या पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो इस कानून के बाद तो उन्होंने खुद को सुप्रीम बनवा लिया और सुप्रीम बन गए हैं। तो ये तो सारी चीजें हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब के जो आपने सवाल किया, उनके जितना भी उस प्रोग्राम में तजिया था बतौर कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से में, और क्योंकि वो भी एक सीनियर लॉयर है, मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नजर आया, दुरुस्त तजिया था। अच्छा रजा साहब किस तरह से देखते हैं, मौलाना साहब ने एक साइड तो रख ली आईनी तरमीम वाले मामले में, आने वाले दिनों में दूसरी साइड में भी वो दूसरी सफ में भी खड़े नजर आएंगे या फिर गैर जानिबदारी नजर आएंगे? मौलाना फजलुर रहमान आपको गैर जानिबदार नजर नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है, और ज़ीरक सियासतदान जो होता है वो सियासी उमूर में मुतहर्रिक रहने को ही तरजीह देता है हमेशा, और कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। एक ज़ीरक सियासतदान वो हमेशा कोई ना कोई पोजीशन लेता है। तो उनके मिजाज के एतबार से और उनकी सियासत के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये बात कहना मेरे लिए मुश्किल है कि वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल वो नहीं होंगे, किसी एक साइड पर होंगे, और जिस साइड पर भी होंगे उस साइड पर उनका मौक़िफ़ वाज़ेह होगा। ठीक, नासिर साहब आप किस तरह से देखते हैं, आपका क्या नुक्ता नजर होगा इस पे? नासिर साहब आवाज आ रही है आपको? जी भट्टी साहब, आप सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी नासिर साहब, मैं अर्ज ये कह रहा हूं कि मौलाना साहब जो हैं एक सफ में तो आईनी तरमीम वाले मामले में खड़े हो गए, आने वाले दिनों में वो दूसरी सफ में खड़े होते हुए नजर आएंगे या फिर गैर जानिबदार नजर आएंगे? देखिए मौलाना साहब की जो स्ट्रेटजी रही ना, वो एक तो ये रहा कि देखिए पॉलिटिशियन और सियासतदान का जो मैं समझा हूँ काफी अरसे से, क्योंकि मैं भी सियासत करता रहा हूँ, एक स्क्रीन की नजर में रहना चाह रहे होते हैं। अब लास्ट टाइम आप देखें जब ये तरमीम का मामला था तो मौलाना साहब ने कैमरा अपने गिर्द घुमा दिया था। जितने भी हुकूमती अरकान थे वो भी उनसे मिलने जा रहे थे, और अलायंस पार्टियां भी उनसे मिलने जा रही थी। फिर इसके साथ साथ अपोजिशन भी बार बार उनके घर पे जा रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। मौलाना साहब की स्ट्रेटजी कामयाब रही। मौलाना साहब ने सिंपैथी भी ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को भी अपनी तरफ माइल किया। आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे मौलाना साहब की तारीफें की जा रही थी, और उन्होंने अपने वोट बैंक में केपी में इजाफा भी किया, क्योंकि केपी में उनकी एक कह लें कि वोट बैंक है, उनकी हुकूमत का कहीं ना कहीं हिस्सा होता है केपी में। और उन्होंने खुद को पॉजिटिव जो है ना खुद को मुतारिफ करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में, गवर्नमेंट के लिए भी वादे वेट करते हुए। अगर आप कहें कि वो कहाँ जाकर खड़े होंगे, मौलाना साहब खेलते रहेंगे टेस्ट मैच की तरह, आखिर में जाकर वो एक ऐसा फैसला लेंगे जो समझ भी नहीं आएगा कि किसके साथ थे। अभी भी आप 26वें तरमीम में देख लें कि मौलाना साहब से गवर्नमेंट भी खुश हुई है, मौलाना साहब से अपोजिशन भी खुश है, और सारे राजी हैं। और मौलाना साहब, अभी मैं खबरनामे में देख रहा था कि मौलाना साहब ने एक शेर की तस्वीर की मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो वो बताया गया कि नहीं मियां नवाज शरीफ साहब ने ठीक पढ़ा था। तो कहने का ये मकसद है कि वो हर सियासतदान को वो प्यार मोहब्बत से चलाते रहे, और अगर आइंदा भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब एक साइड लेंगे। मौलाना साहब ऑपोजिशन को भी कहते रहेंगे कि हम आपके साथ हैं, वोट सारी आपको करेंगे, और गवर्नमेंट को भी ये कहते रहेंगे, और इसी तरह न्यूट्रल सा एक हिकमत अमली जो है वो उनकी तरफ से नजर आएगी। जी ऐसे ही वो बिल्कुल न्यूट्रल से सांस रखेंगे, और उनमें ही उनका फायदा है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे तो केपी में वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनने के एहलियत रख लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 बार गवर्नमेंट कर चुकी है। तो मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का और लीडर्स का सॉफ्ट कॉर्नर मौलाना के लिए पैदा हो जाए, तो मौलाना को भी गवर्नमेंट में बासानी हिस्सा केपी में मिल सकता है, अगर वो थोड़ी सी सीटें ज्यादा निकाल जाते हैं। और वफात में तो आपको पता है कि वैसे भी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी हुकूमत में उनकी रहती है। तो मौलाना साहब ने बहुत सियासत का आगाज किया है, वो बहुत बेहतर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी दुश्मनी वो खत्म किया, और गवर्नमेंट के साथ भी अपना हिस्सा कहीं ना कहीं वो लेते हुए नजर आते हैं। जैसे उनके एक सेनेटर
एक बयान देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट उनके दरवाजे पर पहुंच जाती है कि आप हमारे साथ बैठ कर मुलाकात करें। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से भी वो बैठ कर गुफ्तगू करते हैं। तो एक पॉजिटिव के जो रिएक्शंस हैं वो अहमियत के हामिल हैं इस वक्त गवर्नमेंट के तनाजर में। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर मौलाना साहब की हद तक देखें तो मौलाना बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, अच्छे सियासतदान है, सीजन सियासतदान है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे आप तारीफें देखें तो मौलाना की तारीफ हो रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो मौलाना को तनकीद का निशाना बनाते थे। तो मैं समझता हूँ पहले के दौर में भी बिला वजह बनाते थे, क्योंकि उन्हें एक टारगेट करना होता था यहाँ पर नून लीग को पंजाब में और मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ एक दो सूबों में, और उसके अलावा केपी में उन्होंने मौलाना को टारगेट करना होता था, जो कि वोट बैंक अपना इकट्ठा करना और हुकूमत का सर्वाइव करना उनके लिए यही कुछ मुमकिन था। लेकिन मैं समझता हूँ उनकी सियासी गलती थी। मौलाना के साथ माजाराई करके उन्हें फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ, और अभी टेबल टॉक कर रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मौलाना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना, मौलाना का सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मकाम है। ठीक, रजा साहब किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज के मामले पर कश्मकश का शिकार है? जो एहतजाज के हवाले से कहा गया था मुलकगीर, उसको भी मनसूख किया। जलसा था पेशावर में 8 को, उसको भी मनसूख कर दिया। अब उसकी जगह सवाबी में धरना जो है 3 रोजा उसका कहा जा रहा है। तो ये हिकमत अमली क्यों अपनाई जा रही है, या क्या इसमें जो है वो मजीद चीजें वाज़ेह हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह जो है वो धरनों पे जा पहुंची? देखिए, बहुत वाज़ेह है इसमें सारी सूरत हाल, लेकिन जिक्र उसका कोई भी नहीं कर रहा। और वो सूरत हाल ये है कि 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। इन सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान मुकाबला है। और एक आम तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बानी पीटीआई इमरान को पसंद करते हैं, और इसकी बुनियाद पर एक मफरूजा कायम हुआ है बहुत मजबूत किस्म का। और वो मफरूजा ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर अमेरिका की हैसियत से पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान पर ये जोर डालेंगे कि बानी पीटीआई के लिए आसानियां फराम की जाएं, उनको जेल से रिहा किया जाए और मुमकिन तौर पर उनको सियासत में दोबारा किरदार दे दिया जाए। इस मफरूजे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक उम्मीद की कैफियत में जो है वो इंतजार कर रही। 8 तारीख का जलसा इसलिए मनसूख हो गया और आगे तारीख बढ़ गई कि किसी ने उनको ये बताया कि जी 8 तारीख तक रिजल्ट हतमी तौर पे आएगा नहीं। तो अगर ट्रंप जीतता है तो ट्रंप के जीतने की जो विक्ट्री की जो खबर होगी वो 8 तारीख से पहले आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने उस 8 की बजाय 9 कर लिया कि चलिए जी 9 तारीख का जो हम जलसा करेंगे तो हमें वादे पता होगा। अब जाहिर है अगर ट्रंप जीत गए तो आपको उस जलसे के दौरान तहरीक इंसाफ का जोशो खरोश नजर आएगा, और अगर ट्रंप नहीं जीत सके इलेक्शन तो फिर आपको वाज़ेह तौर पर उम्मीद की ये एक किरण जो है वो टिमटिमाती हुई और बुझती हुई नजर आएगी फिर आपको। तो ये इस सारे मामले का ताल्लुक जो है वो 5 तारीख को होने वाले सदारती इलेक्शन से है। और बल्कि सिर्फ यही नहीं, बाज मुबस्सिरीन का ये भी मानना है कि जनाब नवाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी इस इलेक्शन के नतीजे को देखने के बाद वतन वापसी का फैसला करें। जी नासिर जी ठीक जी, नासिर अजीम साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मनसूख करना, ये जो एहतजाज है मुलकगीर उसको मनसूख करना और सवाबी में 3 रोजा धरना जो है उसकी हिकमत अमली अपनाना? अच्छा, ये जो धरने की बात या पाकिस्तान पूरे को बंद करने की बात या कॉल देने की बात, ये सारा का सारा देखें ना, अली अमीन झंडापुर के सबके हवाले पहले भी 2 बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई की आए, और मैं लास्ट टाइम को विटनेस किया, मैं डी चौक पे मौजूद था और मैंने उसको कवर भी किया, देखा भी। तो मैं हैरान हुआ कि जब इस्लामाबाद में एंट्री होती है अली मीन गंडापुर की गाड़ी तो वो गायब हो जाती है। उसके बाद जो हजारों लोग यहाँ पर आए वो तादाद बहुत ज्यादा थी। अगर कहा जाए कि तादाद कम थी तो ऐसी कोई बात नहीं, तादाद ठीक थी, लेकिन लीड करने वाला कोई भी उन्हें नहीं मिला। अब अली मीन गंडापुर साहब यहाँ आए, उसके बाद गायब हो जाते हैं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि अली मीन साहब कहते हैं
कि मैं दोबारा इस्लामाबाद आ रहा हूँ, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि केपी हाउस से बहुत सी चीजें गायब हो चुकी हैं, इस तरह की बातें करते रहे। और इस्लामाबाद आऊंगा, चढ़ाई करूंगा, 17 हमले करूंगा, पता नहीं हम उनमें शामिल हैं जो 17 हमले करने वाले पहले भी थे और हम उन्हीं की औलादों में से, ऐसी बात करते रहे। बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रेटजी नहीं है, लीडर भी नहीं है जो लीड कर सके और आए और आकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे और प्रॉपर लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार करे। अब स्वाभाविक की क्यों वो जाकर बैठेंगे, क्योंकि वहां पे उनकी हुकूमत है, वहां पे उन्हें कोई कुछ छेड़ेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, वहां बैठे रहेंगे, सॉन्ग लगाएंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे, उस पर एंजॉय करेंगे, एक पार्टी करेंगे, पार्टी करने के बाद ये चले जाएंगे, पार्टी करने के बाद ये चले जाएंगे। इस्लामाबाद में आकर तो आपको रजिस्ट करना है, आपको शेल खाने हैं, आपको मार खानी है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद में ये अली मीन गंडापुर साहब जब गायब हुए तो एक शेल मेरे पास आके गिरा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तो वहां पर इन्हें तो शेल बर्दाश्त करने पड़ेंगे, स्वाबी में शेल नहीं होंगे, स्वाबी में सुकून होगा, आराम होगा, वहां पे एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे। तो ये सारा स्ट्रेटजी है। अगर अली मीन गंडापुर पर एतमाद कर सकती थी अवाम तो वो लास्ट टाइम था। अली मीन गंडापुर पर एक भी शख्स एतमाद नहीं करेगा। मेरा चैलेंज है कि अब अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद में 5000 लोग भी लेकर आ जाए, हम उनको मान जाएंगे। ये 5000 क्या, इनके साथ 4000 3000 लोग भी नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए गरीबों की औलादों को यहाँ इस्लामाबाद में लाना, उनको ख्वार करना, मैं खुद पश्तून हूँ, मेरे पश्तून भाइयों को वहां से लाना, ख्वार करना, बेचारे गरीब से लोग होते हैं, घर में 3 टाइम का खाना भी पूरा नहीं, और उनको आप वैगन में लाते हैं, आप उनको सुजुकी में यहाँ लाकर उनको भर के ना उनका खाने का पूछना, शेल उनको अलग लगे। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं था जो लास्ट टाइम उन्होंने किया। आप जहां मर्जी स्वाबी जाए, सवात में धरने दें, नौशहरा चले जाएं, मर्दान चले जाएं, पेशावर बैठे रहें, उसका कोई फायदा नहीं, ना खान को फायदा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा है। अभी तक तो ये अपने केसेस वो हल नहीं करवा सके, अभी तक तो जमात को बहाल नहीं करवा सके, निशान इनका नहीं है, पार्टी की कोई हैसियत नहीं रही, पार्टी की कोई आप वो देखे ना, इन्होंने जुबानी होते पार्टी में सीनियर नायब सदर फलाना, नायब सदर फलाना, पहले पार्टी तो प्रॉपर एक शक्ल इख्तियार करे ना। खान साहब की इन्हें फिक्र नहीं, खान साहब की इन्हें पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी मैं समझाऊं जो इस तरह के लीडर्स गंडापुर टाइप लीडर्स की है कि खान मुसलसल अंदर रहें और हम पीछे जो एंजॉय कर रहे हैं हम करते रहें। अब देख लें कि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं जिनकी वजह से खान साहब अंदर, जिनकी हरकत हो सकता, जिनके मामलात ठीक नहीं थे और खान साहब को अंदर कर दिया। खान साहब से मुझसे पूछा जाए तो वो ईमानदार आदमी, वो सिर्फ और सिर्फ खराब हुए अपने इन लीडर्स की वजह से, ये जो बीबी साहबा जो बाहर आई हैं इनकी वजह से। अदरवाइज खान के जिम्मे कुछ भी नहीं है ना। खान बेचारे को पता होता था वो क्या रहा है, ना उनको पता चलने दिया गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सादा से आदमी थे और इन्होंने इतना इस्तेमाल किया। अब एक बंदा है इनकी पार्टी में, अगर चाहे कि वाकई इस्लामाबाद में आकर एक बोचाल पैदा हो तो वो शेर अब्दुल मरवत साहब है। लेकिन मरवत साहब को भी आगे नहीं आने देते क्योंकि इनका जेलसी फैक्टर है। वो बंदा 1.5-2 साल में पार्टी की स्ट्रीम लाइन में चला गया और खान टाइप मकबूलियत ले गया पूरे पाकिस्तान में। तो इनको इस बात की भी वो जेलस होते हैं उनसे, या शायद उनसे फील करते हैं कि ये बंदा क्यों लीडर बन गया। मरवत साहब के हवाले करें, मैं देखता हूँ इस्लामाबाद में कैसे सारे मामला सीधे नहीं होते। गिरफ्तारी देनी थी तो शेर अब्दुल मरवत इस्लामाबाद की चौक में दी, पार्लियामेंट से निकलकर उस बंदे ने बताया कि मर्द ऐसे गिरफ्तारी देके जाते हैं जेल में। ये कौन सी गिरफ्तारी का, आप आए इस्लामाबाद में, आए दाखिल हुए, लेफ्ट साइड से गाड़ी टर्न की, अकेले निकल गए, उसके बाद कहते हैं 12 जिले क्रॉस किए। 12 जिले क्रॉस करने के बाद ये पता नहीं कौन से इनके जिले थे, कहाँ से पैदल फिरते रहे, रोटी किधर से खाई, कहते हैं कस्में खाते हैं, पैसे नहीं है, खाना भी इन्होंने रास्ते में खाया, ट्रैवलिंग भी करते रहे और लोगों ने पहचाना भी नहीं। यहाँ पे तो आप बाहर सड़क में निकले तो आपकी एक क्लिप बन जाता है और वो वायरल हो जाता है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो ब्लफ हैं और आप कहें कि अवाम को, सादा अवाम को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के अलावा मैं किसी से भी मुतफिक नहीं हूँ। सब ये फजूल बातें करते हैं और पार्टी का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। अकबर बाबर ठीक सीखता चलाता रहा कि खान साहब के बाद अगर पार्टी इन सब के हवाले होगी तो उसका बड़ा ही गर्क होगा, क्योंकि पार्टी इन्होंने बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा। पार्टी की इन्हें फिक्र नहीं है, बस केपी में गवर्नमेंट के 5 साल कहते हैं किसी तरह हम गुजार दें और बस जो मामला पहले वो जो एक खटक साहब के साथ बाद एक वज़ीर आला साहब आए थे उनके ठीक भी चले, खटक साहब भी ठीक चले, तो इनके भी चलते रहेंगे। बेसिक सारा मकसद ये है।
आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आलमी मालियाती इदारा IMF ने मिनी बजट का मुतालबा कर दिया है और इसमें दूसरी जो किस्त है उसमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो IMF की बात करते हैं मिनी बजट की, देखें इस वक्त हम सारे मोहताज हैं। मोहताजी के बाद इतना है कि हम सारे के सारे उधार पर चल रहे हैं, और उधार पर चलने के बाद आप जब उधार ले चुके होते हैं एक ह्यूज अमाउंट या नॉर्मल अमाउंट, फिर आप उसी के पाबंद होते हैं, जो आपको वो कहेगा उसका आपने करना है। फिर एक उधार ऐसा है जो एक बार ही लिया और खत्म हो गया। ये तो हमेशा लेते रहते हैं, कभी खत्म होता हो हमने सुना ही नहीं। मेरी ये 34 साल होगी, उसमें मैंने नहीं सुना कि वो उधार खत्म हो गया पाकिस्तान का। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। वो कहेंगे मिनी बजट लाओ, ये मिनी बजट लाएंगे। वो कहेंगे क्वार्टर बजट लाओ, ये क्वार्टर बजट लाएंगे। वो कहेंगे इसके बाद फुल बजट लाओ, तो इन्हें लाना पड़ेगा। वो कहेंगे चार्जेस लगाओ बिजली पे, गैस पे, पानी पे, पेट्रोल पे, जरूरत अशिया पे, तो इन्हें लगानी पड़ेगी। उसकी वजह ये कि हम खुद को खुद मुख्तार करना ही नहीं चाहते। ये मैं खास अपनी गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ, इस वक्त नून लीग की और इनकी जो आजादी गवर्नमेंट बैठी है इनके हवाले से बात कर रहा हूँ। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर ली, इनकी कारकर्दगी भी देख लें कि कोई इन्होंने स्ट्रेटजी अभी तक नहीं सोची हुई कि हमने IMF से जान कैसे छुड़ानी है। हर बार किस्त लेने जाना है, किस्त लेकर पाकिस्तान को खराब करना है। बाकी ममालिक की आप करेंसी देखें, बाकी ममालिक के पास फैसिलिटीज देखें, आप अफगानिस्तान चले जाएं, आप ईरान चले जाएं, जिन ममालिक एक एक पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान की करेंसी लाखों रुपए की करेंसी जिसमें थोड़ी सी सब्जी आती है, वो आज भी स्टेबल है, और हमारी उनसे हम बेहतर, लेकिन आज भी स्टेबल नहीं। अफगानिस्तान में सारी जिंदगी जंग रही, वो आज स्टेबल हो गई है, करेंसी हमसे ऊपर है। हमारी जो करेंसी है वो डाउन हो गई है, जबकि जंग भी कोई नहीं, कोई इशू ही नहीं। और अगर कहें कि जी हमारे भी हालात खराब रहे, तो पंगे ही हमारे थे, हम जाके अफगानिस्तान की जंग में आके जाके छेड़ते थे, तो ये फिर हालात तो हमारे भी खराब होने ही थे ना, जो मामला हमने जिंदगी में फेस किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी इकोनॉमी पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपनी पाकिस्तान पे तवज्जो दें, तो तभी पाकिस्तान ऊपर जा सकेगा। अगर यही हालात रहे तो आज अफगानिस्तान और ईरान तो स्टेबल हो गया है, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं, फलस्तीन हो गया, इराक हो गया, कश्मीर के हालात देख लें, तो इसी तरह एक दिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए। लेकिन ये अगर इन्हें फोकस ना किया तो गुर्बत इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि खाना जो लोगों के पास 3 से 2 टाइम का, शायद 2 से 1 का हो जाए और 1 का भी ना रहे। तो फोकस करना चाहिए, और इन्हें मैं समझता हूँ दुआएं लेनी चाहिए गरीब शख्स की, क्योंकि इस वक्त जो बेसिक गरीब का प्रॉब्लम है वो रोटी है, और रोटी के बाद कपड़े हैं, और फिर कोई मकान कह सकते हैं। तो जिसके पास रोटी ही नहीं होगी तो वो चलेगा कैसे? तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि रोटी की तरफ तवज्जो दें, और IMF से जान छुड़वाने के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स ओपन करें, लॉन्च करें, कुछ फैक्ट्रीज लगाएं, कोई तरीकाकार तैयार करें, कोई बिजली पैदा करने की कोशिश करें, ताकि ये मुल्क खुद मुख्तार हो सके। ईरान आपको गैस पाइपलाइन दे रहा है, आप क्यों नहीं लेते, आप क्यों डरते हैं? रशिया से आपको थोड़ा कम कीमत पे पेट्रोल मिलना चाह रहा था, आप क्यों नहीं उस वक्त ले रहे थे? तो ये सारी चीजें हैं कि इन्हें सोचना चाहिए, निकले अमेरिका से दूर। अमेरिका ने इन्हें कुछ भी नहीं देना, और अगर अमेरिका के पीछे रहे तो अमेरिका इसराइल के पीछे है, और आप अमेरिका के पीछे हैं, तो फिर इसमें ये ट्रायंगल बना रहेगा। तो फिर पासपोर्ट से भी हटा दें इसराइल का जो विजिट वीजा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल तो वही बन रहा है सारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 नाम सामने आए हैं, उमर अयूब साहब और इसमें सेनेटर शिबली फराज साहब। इनको जो है वो जुडिशियल कमीशन की उस कमेटी में हिस्सा बना दिया गया, नामजद कर दिया गया। दूसरी जानिब जो है सेनेटर कामरान मुर्तजा जो है उनकी जानिब से यह कहा गया कि हुकूमत तबाही के रास्ते पर चल रही है, और इसमें 26वीं आईनी तरमीम के पहले तजर्बे से मायूसी के बाद अब ये दूसरा तजर्बा करने जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से गुफ्तगू की गई, और उनकी जानिब से हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से यह कहा गया, उनका नुक्ता नजर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो गैर जानिबदार नजर नहीं आएंगे, वो अपनी सियासत में इसी तरह से जो है वो उजागर नजर आएंगे, और वो दो तरफा मामलात को भी जो है उसको लेकर चल सकते हैं, और दूसरा एक सफ में भी खड़े होते हुए नजर आएंगे, और उसमें उनका जो भी पैगाम या लाहे अमल होगा वो वाजे होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से बात की, उसमें आपने जाना कि हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से कहा गया कि एक तो जो इन सदारती इलेक्शन है अमरीका के,
वो भी इसमें जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, ये तवक्को की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसलिए 8 तारीख का जलसा जो है उसको मंसूख कर दिया गया है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पेशावर में अगर जाते हैं तो तसादुम हो सकता है। सवाबी में चूंकि इस तरह का माहौल जो है वो नहीं मिलेगा तो आराम से वहां पे धरना दिया जा सकता है। तीसरा इसमें जो आईएमएफ के हवाले से कहा जा रहा है, आईएमएफ जो है मिनी बजट का मुतालबा कर रहा है और दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये भी जराए कह रहे हैं। तो इस पे पाकिस्तान अब किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाता है, इसमें वजीर खजाना साहब जो हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, ये भी काबिल गौर होगा। एट द एंड पाकिस्तान के आवाम जो हैं वो मुश्किलात झेलते हुए नजर आते हैं, वो पेट्रोल पंप की मद में हो, वो महंगी रोटी की मद में हो, महंगे आटे की मद में हो, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मुंतजर नजर आते हैं, इन सियासतदानों की तरफ देखते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान के अवाम को रोटी दी जा सकती है, कपड़े दिए जा सकते हैं, किस तरह से उनको जो है वो अखराजात उनके पूरे हो सकते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी जो है वो सुकून से गुजार सकें। तालीम, सेहत, ये तो जो है वो बहुत सारा तबका जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ रोटी और कपड़ा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो भी ये हुकूमत वक्त देने से कासिर है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।